जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं यूनिक पब्लिकेशन डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए। दोस्तों टाइम को न गंवाते हुए हम लोग सीधे चलते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट जो हम लोग डेली वाइज पे लगाते हैं। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट आज की जो है वो कौन सी है, 15 क्रम है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। इसमें सबसे पहला जो आता है सेक्शन वो है सामान्य हिंदी का। देखेंगे सामान्य हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है पहला कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। मुंह फुलाना, बताइएगा क्या होगा इसमें। तो आंसर बताएंगे मुंह फुलाना मतलब अप्रसन्न होना, मतलब दुखी होना, खुशी खुशी ना होना, है ना। तो आंसर हम लोग का ए ऑप्शन नंबर राइट होगा। चलिए आगे देखेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब कोई क्या है तो गलती है। तो ये देख लेते हैं क्या गलत है इसमें। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइएगा क्या होगा इसमें करेक्ट, मतलब गलत क्या है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पुरानी नहीं सबसे पुराना होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। सबसे पुरानी नहीं सबसे पुराना होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है कि किस लेखक या लेखिका को उसके केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया, बताइएगा कौन है। तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। चंद्रधर शर्मा जो है गुलेरी लेखक को उनकी केवल एक ही रचना उन्हें कहा था उसके लिए, क्या इनका था पुस्तक, तो इनकी जो साहित्य थी उसका साहित्य का नाम था उसने उसने कहा था, उसने कहा था, इनका साहित्य का नाम था। हिंदी कथा साहित्य में इतिहास में इनको अमर कर दिया। देखिए आगे क्वेश्चन है, आज जन्म में कौन सा समास है, बताएंगे। आज जन्म में कौन सा समास है। आज जन्म में बताएंगे अव्ययी भाव समास है। कौन सी है, अव्ययी भाव समास है। आगे बताएंगे तुलसी कृत में कौन सा समास है। तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो तुलसी कृत में अव्ययी तो होगा नहीं, द्वंद्व है नहीं इसमें, बहुब्रीहि नहीं, तो बच गया एक तत्पुरुष, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची आपको बताना है। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा। तो मेघ का पर्यायवाची घन होता है, जलधर होता है, वारिद होता है, बादल होता है, नीरद होता है, पयोद होता है ना। तो इसमें देखिए कौन सा दिया है, पयोद दिया हुआ आपके पास, हाँ बिल्कुल दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हम लोग का। जलज होता है क्या, तो नहीं, जलज तो इसका होता नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ मैं किस संबंधी अशुद्धि है, बताएंगे कौन सी संबंधी में अशुद्धि है। तो आंसर बताएंगे इसमें मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, यहाँ कारक संबंधी अशुद्धि है ना। मैं कुछ से कुछ लिख दिया हूँ ये होना चाहिए था, तो यहाँ पे कारक मतलब यहाँ पे अशुद्धियाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिएगा पाप काटना, पाप कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पाप कटना मुहावरे का अर्थ होगा होगा पीछा छूटना, ऑप्शन नंबर ए होगा पीछा छूटना। कनक कनक ते 100 गुनी मधकाता अधिकाय ये खाए बैराए नर वे पाए बैराए में कौन सा अलंकार है, ये आपको बतानी है। बताइए कौन सी इसमें अलंकार है। तो आंसर बताएंगे इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सी है, यमक अलंकार, आंसर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे रामचरितमानस के प्रसंग, रामचरितमानस के प्रसंग कनक किंकिन नुपुर धुनी सुनी डैश में कौन सा रस है। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है, ये हमें बतानी है। कौन सा इसमें रस है, तो आंसर बताएंगे इसमें श्रृंगार रस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हमें कि मसी कागद छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम हमें बताना है। कौन है इसके रचयिता, के रचयिता है कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कबीरदास। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इनके रचयिता कौन है बताएंगे। तो आंसर बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी आर रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन सी करेक्ट होंगे।
देखिए आगे, पट पित मानहु तरित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावर। काव्य पंक्ति में निरूपित हमें क्या ढूंढना है? अलंकार। देखिएगा, जहाँ पे मानहु जानहु ज्यों त्यों मिल जाए उसमें कौन सी अलंकार हो जाती है? तो आंसर बताएंगे, इस पंक्ति में जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगी, मानहु जानहु। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसे आपको बता दें कि एक वाक्य में बहुत सारे अलंकार भी हो सकते हैं, तो देखिए इसमें उपमा अलंकार भी आ सकता है, ठीक है। ऑप्शंस लेकिन हम लोग का क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूज हिमन कामना तुम्हारी। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? ये हमें छंद बताना है किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के छंद है? आंसर बताएंगे, चौपाई है ये। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे आपके। देखिए, वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुआदिर में जनु सरित विहार। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? इसमें भी हमें छंद बताने हैं, किस प्रकार के छंद है ये? तो आंसर बताएंगे, बरैव है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बरैव। आगे देखेंगे, तिलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। उपयुक्त पंक्ति का कौन सा रस है? ये हमें बताना है, इसमें कौन सा रस है? तो आंसर बताएंगे, वत्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर बी होगा, वत्सल्य रस। देखिएगा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखेंगे एक बार और रिपीट करेंगे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो हमें अलंकार ढूंढना है, कौन सा अलंकार है इसमें? तो आंसर बताएंगे, इसमें यमक अलंकार है। पूरे रिपीटेड है, इस कारण इसमें यमक अलंकार। आंसर डी होंगे। नवल सुंदर श्याम शरीर में हमें अलंकार ढूंढना है, कौन सा अलंकार है इसमें? आंसर बताएंगे, इसमें उल्लेख अलंकार है। आंसर ए करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? कौन है एक व्यंग लेखक? तो आंसर बताएंगे, हरिशंकर परसाई जो है एक व्यंग लेखक है। आंसर डी करेक्ट होंगे। चंपू किसे कहा जाता है? चंपू किसे कहा जाता है? तो आंसर बताएंगे, चंपू कहा जाता है गद पद मिश्रित रचनाओं को कहा जाता है। आंसर सी करेक्ट होंगे। द्रुत विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार के हैं? द्रुत विलंबित और मालिनी किस प्रकार के छंद है? आंसर बताएंगे, यह है वर्णिक वृत्त छंद। आंसर ए करेक्ट होंगे। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा किस प्रकार का छंद है? तो आंसर बताएंगे, दोहा जो है अर्धसम छंद है, उसका भाई व्यापारी है। उपयुक्त वाक्य में विधेय बताना हमें, उसका भाई व्यापारी है। इस वाक्य को देखिए और इसमें आपको विधेय चुनना है, कौन सा है विधेय बताएंगे? तो आंसर बताएंगे, इसमें व्यापारी जो है आपका क्या है? विधेय है। आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। और उसका भाई जो है क्या होगा? यहाँ पे उद्देश्य होगा। देखेंगे, अगला है कि आंवला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति आपको बताना है क्या है। टोटल शब्द शक्ति कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इस तीनों में से ही बताना है कौन से करेक्ट है। कौन से हो जाएंगे? तो आप बताएंगे, इसमें व्यंजना। देख रहे हैं, कह रहा है कि आंचल में दूध आंखों में पानी, तो पूरे अपोजिट बात किया जा रहा है, यहाँ पे व्यंजना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, गद्यांश दिया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे को सुख दुख की ओर ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के बारे में सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है, सच्ची धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के अंतर्गत ही आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने
लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पे कुआं तालाब आदि खुदवा करके जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सामाजिक जो शब्द है उसका प्रत्यय बताना है आपको। तो सामाजिक शब्द जो है इसका प्रत्यय क्या होगा बताएंगे? आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए ईक होगा इसमें, है ना, प्रत्यय ईक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखेंगे अगला जो सब्जेक्ट आता है हम लोग का वो है जनरल इंग्लिश। देखिए जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछे गए हमसे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट substitute ऑफ द फ्रेज। क्या है? अ tangled mass in something such as hair or wool। आंसर्स क्या बताएंगे इसमें? आंसर्स हमारे होंगे यहाँ पे नॉट का अर्थ क्या है? गांठ, है ना, तो इस कारण आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉट होगा। आगे देखेंगे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेज। क्या है? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पहले हम लोग जानेंगे कि बहुत कम अंतर से, है ना, क्या होगा? बहुत कम अंतर से। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे हमारे? वेरी नैरो मार्जिन, ऑप्शन नंबर राइट आंसर्स डी करेक्ट हो जाएंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 alternatives select the alternative which is the best substitute of the phrase। क्या है? रिलेटिंग टू और characteristics of hells of hell or the underworld। relating to the relating to or characteristics of hell or the underworld। आंसर इसमें क्या होंगे? तो आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर इनफर्नल, ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। इनफर्नल इसका मतलब होता है नारकीय या फिर नृशंस बोल सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? द डैश चूजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस इज इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी। आंसर्स क्या होंगे हमारे? आंसर्स यहाँ पे हो जाएंगे साइट, द साइट चूजन, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए आगे सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म हमें देना है। देखिए क्या है? यू कैन सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। तो हमें क्या बनाएंगे इसमें आंसर्स? देखिए आंसर्स जो बनेंगे आपके कि वास्ट वैलीज तो होंगे क्योंकि यहाँ पे कैन लगा है तो कैन होगा, हेड वाला तो काटिए, विल होगा नहीं, आर होगा नहीं, तो बच गया एक ही ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएंगे डी हमारे। वर्स्ट वैलीज कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, ऑप्शन डी करेक्ट। देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारा? द क्रेजी फॉर टेकिंग सेल्फीज हैज ओनली इंक्रीज्ड आवर डैश विथ आवर ओन इमेज। आंसर्स क्या होंगे इसमें? आंसर्स होंगे ऑप्शंस, ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट होंगे। ऑप्शंस विथ, यहाँ पे इसका मतलब होगा केवल एक चीज या व्यक्ति के बारे में सोचने की अवस्था, जिसको हम लोग सनक भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है? आई एम गोइंग टू वॉक टू द मार्केट टू चेक विच शॉप आर ओपन सेड आनंद। क्या बनेंगे इसका नरेशन? देखिएगा और बताइए कौन से होंगे करेक्ट इसमें। चलिए एक और ऑप्शन है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी ही होंगे। देखिए क्या बनेगा? अनंत सेड दैट ही वाज गोइंग टू वॉक टू द मार्केट टू चेक विच शॉप्स वेयर ओपन। आंसर डी करेक्ट होगा। देखिए आगे सेलेक्ट द मोस्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स ऑफ द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। क्या है? शो ए स्मॉल और यून unimportant as to be not worth considering। तो आंसर्स क्या होंगे हमारे? इसका मतलब होता है जिसका कोई महत्व न हो। तो आंसर्स हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेग्लेजिबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। देखिए द मार्क्स, ये जो मार्क्स जो दिया गया है ये क्या है? क्या एक्सक्लामेटरी मार्क्स है, क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या स्लैश है,
क्या क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास है? तो पहले तो क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब बचे 3 ऑप्शंस हम लोग के पास। 3 ऑप्शंस में देखने हैं हमें इसमें कौन से होंगे। क्या ये स्लैश होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है? तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारे पास? द थीप वाज टेकन टू द पुलिस स्टेशन बट द डैश रिवेलेड नथिंग। आंसर्स यहाँ पे क्या फुलफिल होंगे? आंसर्स फुलफिल होगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोगेशंस। ऑप्शंस क्या होंगे? इंट्रोगेशन, राइट आंसर बी। इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ। देखिए आगे क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? यू शुड पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर डैश। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा एप्रियंस। ऑप्शन नंबर सी होगा एप्रियंस। Select the most appropriate option to fill in the blank. We must plant and dash at least one tree every year. आंसर क्या होगा हम लोग का? आंसर होगा नेचर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नेचर। देखिए select the most appropriate option to fill in the blank. Every night dash going to bed he thanked God for his gifts. आंसर्स क्या होंगे हम लोग का? ऑप्शंस होंगे एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज गिफ्ट्स। ऑप्शंस डी करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है क्वेश्चन हम लोग का? द डैश हैज क्रिएटेड अ वैक्यूम इन द होल वर्ल्ड। आंसर्स क्या होंगे हम लोग का? आंसर्स यहाँ पे होगा पैंडेमिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे, पैंडेमिक। चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हमें क्या चूज करना है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए क्लाइंबिंग अ ट्री टू प्लक मैंगोज इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। इसमें हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सा है तो आप बता देंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स इसमें हम लोग का है वो है क्लाइंबिंग, टू प्लक और थ्रिलिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? राइट आंसर डी करेक्ट होगा। ये व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये जो फेच दिया हुआ है यही हमें बताना है कि क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सी वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम द गोल्डन स्प्रिंग। बताइए क्या है यहाँ पे फेच? तो ऑप्शंस बता देंगे। राइट आंसर वो हो जाएगा आपका इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब और इनडेफिनेट दोनों है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? अ फ्यू बॉयज डैश कम। बताइए क्या होगा यहाँ पे? आंसर बताएंगे अ फ्यू बॉयज। यहाँ पे प्लूरल हो गया मतलब हमें प्लूरल ही चाहिए। अ फ्यू बॉयज हैव कम। आंसर सी करेक्ट होंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? आई ऑलवेज टुक माई अम्ब्रेला इफ इट, क्या होंगे? इफ इट रेन्ड। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट होंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। ये देखते हैं क्या क्वेश्चन हम लोग का। क्वेश्चन है हम लोग का कि हिज अंकल सेड टू हिम आई हैव बाउट अ न्यू बाइसिकल फॉर यू टुडे। है ना, उसके अंकल क्या बोलते हैं उससे कि मैंने आज खरीदा है एक नई साइकिल तुम्हारे लिए। तो क्या बनाएंगे? हिज अंकल टोल्ड हिम दैट डैश बाउट अ न्यू बाइसिकल फॉर हिम डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टुडे का क्या होता है? तो दैट डे होता है दोस्तों। तो ये प्रीवियस तो काट दीजिए, टू तो होगा नहीं। तो ऑप्शंस बच गए या तो डी या तो ए होने वाला है। आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो होता है दोस्तों, फर्स्ट ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? तो फर्स्ट जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या था? हिज अंकल। मतलब क्या हो जाएगा बताएंगे? तो यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही। है ना, क्या होगा? ही हैड होगा। ही हैड बाउट अ न्यू बाइसिकल फॉर हिम दैट डे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। चलिए आगे देखेंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? अगस्त कम्स डैश जुलाई। बताइए क्या होगा यहाँ पे? अगस्त कम्स आफ्टर जुलाई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
हम लोग गणित का क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा सही है ना? आइए देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। जैसे कि पहला ही ऑप्शन उठाते हैं 4x प्लस 5y 5x माइनस 4y। तो आप देख पा रहे हैं कि इसे हम लोग a मान लेते हैं, है ना? ये फिर अलग हो जाता है, कोई नहीं। तो हम लोग करते हैं क्या इसको इससे मल्टीपल 4 5 जा 20 ठीक है, x स्क्वायर तो आएँगे ही आएँगे और फिर इससे करेंगे तो 4 4 जा 16 यहाँ पे लिख लेते हैं 16 एक्स वाई हो जाएँगे, ठीक? अब इसे करते हैं 5 5 जा 25 तो ये कितने हो जाएँगे हमारे प्लस में ही रहेंगे 25 एक्स वाई, ठीक? अब इससे मल्टीपल करते हैं 4 5 जा 20 वाई स्क्वायर माइनस में, तो ये तो ठीक है, ये भी सही है। अब देखेंगे, ये जो हमारा 16 आया हुआ था 4 4 जा 16 ये कैसा था? तो माइनस में था। तो 25 में से 16 घटाएँगे तो 9 आएगा और 9 कैसा? प्लस में आएगा, तो ये ऑप्शन ये और ये तो होंगे नहीं, बच गया बस एक ही ऑप्शन, राइट आंसर बन जाएगा पहला। चलिए, एक वयस्क के टिकट का मूल्य कितना है? ₹1200 और एक बच्चे के टिकट का मूल्य ₹800। 2 वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। 2 आदमी के साथ एक बच्चा जो है निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 25 वयस्क हैं, कितने हैं? 25 वयस्क हैं, ठीक है? तो टोटल मतलब बच्चे कितने जा सकते हैं लगभग? तो आप खुद देख सकते हैं कि 2 जब आदमी रहते हैं तो एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। तो सपोज़ कर लेते हैं हम 24 यदि आदमी को ले जाएँ तो 12 तो कम से कम जा सकते हैं बच्चे, जिसमें 5 बच्चे ही हैं। तो उस समूह को कितनी छूट मिली होगी ये बतानी है। जब पाँचे बच्चे हैं तो 7 वो तो अभी और बच्चे जा सकते हैं, तो कितने इसको छूट मिली है वो हमें बतानी है। देखिए, कितने छूट मिली है? पहले तो हम लोग लिख लेते 25 वयस्कों के साथ 5 जो जाएँगे उनका तो निःशुल्क होगा, तो कुल जो उसका सेविंग होगा वो 5 और गुने बच्चों का जो टिकट होगा वो लिखिए, तो 8 पच्चे 40 और 2 ज़ीरो यानी ₹4000 तो ये 5 बच्चों के लिए है, जो निःशुल्क जाएँगे, ठीक है? अब देखिए, कुल टिकट की लागत जो हो जाएगी कितने? तो टोटल 25 वयस्क हैं और 1 वयस्क को कितना लगता है? तो ₹1200 लगता है। तो 1200 और गुने 25 कर दीजिएगा, कितने आ जाएँगे आपके पास? 30,000 आ जाएगा, ठीक है? कितने आ जाएँगे? 30,000 ठीक। अब देखिए ये 4000 ये बच्चे वाले थे और ये वयस्क वाले हैं। टोटल जोड़ देंगे हम लोग तो कितने आ जाएँगे हम लोग के पास 34,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34,000 आ गया। अब बचत जो निकालेंगे हम लोग किस पे? क्योंकि यही तो बच रहा है ना 4000 जो बच्चों को आ रहा है वो फ्री में आ रहा है। तो ये जो 4000 की बचत हो रही है हमसे किससे हो रही है? तो आप बताएँगे 34,000 से हो रही है और गुने 100 कर देंगे। काटिए इसको। 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसल और काटिए 2 से ये 2 टाइम में 2 से 17 टाइम में। तो अब कैलकुलेट कर देंगे तो ये 200 और बट्टे 17 हो जाएगा। इसको और डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कितने हो जाएँगे 11.76% देखिए 11.76% ऑप्शन है क्या? तो यस 11.67% है ऑप्शन नंबर आपके डी करेक्ट है। एक समानांतर श्रेणी में यदि 9 पाँचवाँ पद है तो 26 12वाँ पद है, तो -6 कौन-सा पद है ये हमें बता देना है। चलिए इसका बनाकर देखते हैं कौन-सा ये पद है। क्या है समानांतर श्रेणी में यदि 9 पाँचवाँ पद है। 9 क्या है? पाँचवाँ पद है। पाँचवाँ पद है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि फिफ्थ जो है पाँचवाँ पद तो हम लोग फ़ॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस लिखते हैं एन। एन कितना है हमारा पाँचवाँ पद तो एन सीधे लिखते हैं माइनस में 1 रहता है इंटू डी रहता है ना? अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे पाँचवाँ पद कितना है 9 है। ए तो हमारा ए ही रह जाएगा प्लस 5 में से 1 घटाइएगा तो कितने हो जाएँगे 4 और ये हो जाएगा डी, 4D हो जाएगा ना? तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि 9 इक्वल ए प्लस 4D 9 इक्वल ए प्लस 4D ये हम पहला इक्वेशन ले सकते हैं या फिर चलिए ये तो हम पहला इक्वेशन कर दें। अब आगे कह रहा है अब देखेंगे आगे, तो आगे कह रहा है कि 26 12वाँ पद है, 26 जो है वो कौन-सा पद है? 12वाँ पद है। तो हम लोग लिखते हैं T12 है ना? इसका भी सेम वही फ़ॉर्मूला होता है A प्लस N, N कितना 12 है -1 इंटू D कितना है? तो 26 है। 12वाँ पद जो है कितना है? तो माइनस में 26 इक्वल हो जाएगा A और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 11D हो जाएगा ना? 11D होगा दूसरा जो हमारा इक्वेशन निकल के आया वो कितना निकला तो -26 बराबर a प्लस 11d आ गया।
पहला समीकरण में से दूसरा को यदि हम लोग घटा लेते हैं, पहला में से दूसरा को यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -9 लिखेंगे, ए लिखिए है ना, प्लस में 4d लिखेंगे हम लोग। अब देखिए इसको घटाते हैं, घटाने पे सिंबल बदल जाते हैं हमारे, तो ये माइनस, ये हो जाएंगे हमारे प्लस और ये माइनस, तो इसको काट दीजिए। तो आप काटेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे, 7d हो जाएंगे, और इधर कितने हो जाएंगे, घटाइएगा तो ये हो जाएंगे आपके पास प्लस और माइनस तो घट जाएंगे, 5 और ये हो जाएंगे 3। देखिए फर्स्ट में से हमें सेकंड घटाना है, ना कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, इस कारण ये गलत हो रहा है। देखिए इसको हम लोग बता देते हैं यहाँ पे, पहला आपको फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, कितना है फर्स्ट इक्वेशन, -9 इक्वल ए प्लस 4d, है ना। अब लिखना है यहाँ पे माइनस में 26 इक्वल ए प्लस 11d। अब इसे सॉल्व करना है, माइनस माइनस ये प्लस। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 9 यहाँ पे प्लस में, माइनस में नहीं है, तो 9 और 26 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएंगे हमारे, और इधर ए कैंसिल हो गया, इसमें से घटा देंगे तो 7d बच गया, 7 से काटेंगे तो 5 टाइम्स में, यानी d की जो वैल्यू आ गई वो कितने, माइनस में 5 आ गई। d की वैल्यू कितनी, -5। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, आप पहला लीजिए या फिर सेकंड वाला लीजिए, उसमें d का वैल्यू रख के हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला ही रखते हैं, पहला हम लोग के पास क्या था, 9 इक्वल a प्लस कितने थे, 4d, यही था ना। d का वैल्यू -5 आया है, तो रखिए 9 इक्वल a और प्लस यहाँ पे 4 इंटू हो जाएगा माइनस में 5, 4 5 जा 20, 20 होगा, ये माइनस में 20 तो इधर आ जाएगा, यानी 29 ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारा, 29 आ गया। जब ए का वैल्यू 29 आ गया, तब हमें क्या निकालना था, ए का वैल्यू 29, डी का वैल्यू -5, तो हमें -6वां पद कौन सा होगा ये बतानी थी। तो हम लोग चलिए यहाँ पे -6वां पद निकालते हैं, टी एन हमें नहीं पता है ना, निकालना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, कैमा पद माइनस छठा पद निकालना है, ए का वैल्यू 29 आ चुका है, प्लस एन, एन कितना है तो एन ही तो हमें फाइंड करना है, और इंटू डी कितना है तो -5 है। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, तो -6 इक्वल हो जाएंगे 29, ये हो जाएगा माइनस में 5n, और ये प्लस में हो जाएगा 5। अब कैलकुलेट करिए, ये माइनस में 6 है, इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस में है, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा इधर, 5n इक्वल हो जाएगा 29 प्लस 5 और प्लस 6, तो कितने हो जाएंगे हमारे टोटल, n की वैल्यू जो हो जाएगी, ऐड कर देंगे तो 40 और अपॉन में 5, काटिए 5 से, अपॉन 5, तो 5 से काटेंगे 8 टाइम्स में कटेंगे, तो हमारे n का वैल्यू जो हो गया 8, तो -6वां जो है श्रेणी का कैमा है पद, तो 8वां है। आंसर्स क्या हो जाएंगे हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पर स्थित बिंदु है, एस टी क्यू आर के समानांतर है, यदि एस पी क्यू को 1:5 के अनुपात में विभाजित करती है और क्यू आर की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो, तो एस टी को ज्ञात करें। एस टी को हमें ज्ञात करना है। आइए पहले फिगर बना देते हैं हम यहाँ पे, एक ये त्रिभुज हो गई, यहाँ पे समानांतर रेखा खींच दिए, का नामकरण पी क्यू और ये है आर, ये देखिए ये है एस, ये है टी, ये कितने हैं 5 और ये 1 का रेशियो है, ये 15 दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एस टी जो है ना, एस टी ये पैरेलल है क्यू आर का, ये तो दिख रहा है भी। चलिए अब कह रहा है ट्रायंगल पी एस टी और पी क्यू आर ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपको पता है क्या क्या रूल इक्वल होते हैं, पी एस अपॉन पी क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो एस टी जो होगा ये इक्वल होगा क्यू आर के। चलिए अब सभी का वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू 1 दिया है, इसका दिया है 5 + 1, और एस टी का वैल्यू दिया हुआ है, एस टी तो हमें निकालनी ही है, क्यू आर की वैल्यू 15 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे ये 15 और ये हो जाएगा कितने, 6 एस टी, ठीक, यानी कितने हो जाएंगे 15/6, यहाँ से 6 यदि हम लोग हटाते हैं तो 15/6, इसको काटिएगा तो 3 से काटेंगे, 3 5 जा और 3
त्रुजा, और छोटा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2.5, यानी एस टी का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 2.5। तो एस टी का वैल्यू ही तो हमें बतानी थी। देखिए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि क्रम अनुसार 16,854 और 17,865.24 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या होगी, ये हमें बतानी है। चलिए क्या होगा, तो ये 17,865.24 में से 16,854 को हम लोग घटाते हैं, जो बचेगा वो तीसरा वर्ष का हमारा ब्याज होगा। घटाइए यहाँ से 17,865.25 में से हम लोग घटा लेते हैं कितने 16,854, कितने आ जाएंगे हम लोग के पास, तो आप बता देंगे 1,011.24 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो हमें रेट फाइंड करने हैं। रेट निकालने का क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 1011 इंटू 2.5 2.4 है, इंटू 100 होता है, अपॉन में क्या होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना 16,854 है, और इंटू होता है टाइम। टाइम कितना तो 1। अब कैलकुलेशन कर देंगे यहाँ पे तो हम लोग के पास आ जाएगा 6%। रेट हमें फाइंड करनी थी, रेट कितनी आ गई 6%। देखिए है क्या 6%, यस, ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट है। कह रहा है एबीसी में माध्यिका एडी जो है 8 सेंटीमीटर और सीबी 16 है, तो कौन सी ए बी का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। चलिए बना के देखते हैं क्या होगा सी ए बी का मान। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया। ठीक, अब यहाँ से हमने एक माध्यिका खींच लिया। अब कह रहा है कि ये यहाँ से 8 है, ये भी यहाँ से 8 है, ये भी 8 है। ठीक, ये जो है इसके बराबर होगा क्योंकि माध्यिका खींचा गया है। ठीक, अब देखिए ये इसके इक्वल होगा, बिकॉज ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब इसका नामकरण करते, ए का नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी डाल देते हैं। अब देखिएगा कि बीसी का जो है मध्य बिंदु क्या है, डी है। तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि बी डी जो होगा ना, ये डी सी का आधा होगा। क्या होगा, डी सी के आधा होगा। ठीक है, और बी सी के भी आधा होगा। होगा बी डी जो होगा ये डी सी बराबर बी सी का आधा होगा ना, यानी कितने हम लोग लिख सकते हैं 16 का आधा कितना 8, जो हमने 8 यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। एंगल यहाँ पे दिखा दे आपको, जैसे इसका नामकरण 1 कर दे, इसका 2 कर देते हैं, तो एंगल 1 बराबर एंगल बी होगा ना, एंगल 1 बराबर एंगल बी होगा हमारा। क्यों होगा, क्योंकि साइड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। अब देखिए जब ये हमारे पास डीसी जो दिया है 8 है, डीसी 8 है, तो एडी कितना होगा हमारा, एडी भी तो 8 ही है। ये दोनों इक्वल है तो हमारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये 2 वाला जो है ये सी के बराबर होगा, एंगल 2 जो होगा एंगल सी के बराबर होगा। ठीक, ये हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं और ये दूसरा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा से हमें पता क्या है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि एंगल ए जो है और एंगल 2 जो है वो बी और सी के बराबर है ना। यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग, सभी इरेज कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होते हैं 180 डिग्री, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एंगल ए का नाम क्या था 1 और 2 था, और इसको बी और इसको सी। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि हम लोग एंगल ए को क्या बोले थे, बी बोले थे, एंगल बी को सी बोले थे, क्या हम लोग वो रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम लोग इसको भी रख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2, इसको एंगल 1 बोल सकते हैं और इसको एंगल 2 बोल सकते हैं ना, बी सी को बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए एंगल 1 यहाँ, एंगल 1 यहाँ, यानी 2 एंगल 1 हो जाएगा प्लस 2 एंगल 2 हो जाएगा, इक्वल में 180 तो रहेगा ही रहेगा। 2 कॉमन कर लेते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने हो जाएंगे हमारे, तो काटिएगा 90, मतलब एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा ए का जो वैल्यू आएगा वो 90 डिग्री होगा। देखिए 90 है तो यस 90 डिग्री है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यदि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है 616 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है कितना होगा। चलिए इसका त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताएंगे बेलन का 2 पाई आर एच होता है, जो दिया है 616।
बस यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे रेडियस, क्योंकि हाइट तो दिया हुआ है, तो रेडियस निकालेंगे हम लोग। इसके लिए लिखेंगे 616 बट्टे में हो जाएगा 2 और गुन्ने पाई, नीचे आएगा तो 22, ऊपर में 7 चला जाएगा, है ना। और हाइट कितनी है, तो हाइट इसकी है 14। अब काटिए इसको, 7 से काटेंगे 2 टाइम्स में, इससे काटिए 2 से, तो 2 3 जा और 0 8 टाइम्स में कटेंगे। 2 से फिर काटिए, 2 1 जा, 2 5 जा और 2 4 जा, इसे काटिए कितने टाइम्स में, तो ये 7 टाइम्स में। यानी हमारे पास आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7। हमें आर ही तो निकालनी थी, देखिए 7 है, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे। उन दोनों ने डैश अंक प्राप्त किए। आइए बना के देखते हैं कितने अंक। मान लेते हैं दूसरा छात्र जो है वो x प्राप्त करता है और पहला वाला कितना 22 वो ज़्यादा प्राप्त करता है, यही है, दोनों को हम मान लेते हैं। चलिए सेकेंड वाला जो है x मानते हैं, पहले वाले को हम लोग x प्लस 22 लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि x प्लस जो 22 है, मतलब पहला वाला जो है वो क्या कह रहा है कि x ज़्यादा हो रहा है ना, एक ज़्यादा हो रहा है, कितना, टोटल का 55%। ठीक, चलिए अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस 22 तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल हो जाएगा ये 2x प्लस 22, इंटू कर देंगे तो इसको काटिएगा, 5 से काट दीजिए, 5 से 11 टाइम में, 5 से 20 टाइम में, इससे छोटा तो होगा नहीं। अब चलिए आगे कैलकुलेट हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे 2x है, ये 1 है हमारे पास। ठीक, पहले तो इसका कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीपल हम लोग कर लेते हैं, क्रॉस करिएगा तो सीधे कितने हो जाएंगे हमारे, ये x जो है हमारे पास है इधर x, और यहाँ पे इसमें क्या हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, इसमें और इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो इससे कट जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, बिल्कुल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिएगा तो ये बचेगा x प्लस 11 और यहाँ पे 11/20, तो इसे काट दीजिएगा 2 से तो 10 हो जाएगा, 10 से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस हो जाएगा 220 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे बच जाएंगे हम लोग के पास 11 एक्स और प्लस हो जाएगा 121। अब चलिए यहाँ पे 11x है, यहाँ पे 10x है, इधर आके घटा दीजिए तो 1x मतलब सीधे x बच जाएगा, और ये 220 में से 121 को घटा लीजिए, कितने हो जाएंगे हमारे 99, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 99 आ गई। जब x की वैल्यू 99 आ गई है, इसकी वैल्यू 99, तो इसमें 22 जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 22 जोड़ लेंगे तो 121 हो जाएंगे, मतलब पहले वाले को 121 और दूसरे वाले को 99 प्राप्त की हुई। देखिए है क्या ये ऑप्शन नंबर, तो ये ऑप्शन पहला ही है आपका 121 और 99। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि a का वैल्यू दिया हुआ इतना, b का वैल्यू दिया हो तो a इंटू बी कितना होगा ये बताना है। तो देखिए a का जो वैल्यू दिया है 4 के पावर 5 है, इसमें 4 के पावर 6 है, तो कौन सा कॉमन होगा दोस्तों, तो आप बता देंगे कि ये दोनों में गुना करेंगे, आपको पता है a के पावर m गुने a के पावर n क्या होता है, क्या होता है, तो a के पावर m प्लस n होता है, ये आप पढ़े होंगे। तो हम लोग भी बस वही करेंगे, 4 के पावर 5 और 6 जोड़ देंगे, यानी 4 के पावर कितने हो जाएंगे 11। 4 के पावर 11 वाला कौन ऑप्शन है, तो आप देखेंगे बस एक ही है, बस सीधे मार दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या m है, 25 से विभाजित किया जाता है इसको, यदि m प्लस 5 m प्लस 1 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे बनाते हैं, पहले कह रहा है m प्लस 5, लेते हैं m प्लस 5 और इनटू में है m प्लस 1, इसको डिवाइड किससे किया जाता है, तो पहले इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, कितने हो जाएंगे, एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा m प्लस हो जाएगा 5m प्लस हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा तब। अब इसको आगे निकालिएगा तो m स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6m प्लस हो जाएगा 5, इतना तो होगा। अब इसमें हम लोग m को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा m प्लस 6 प्लस 5, इतना आएगा हमारे पास।
मतलब हम कह सकते हैं कि m को यदि 25 से भाग करते हैं, तो हमारे पास कितने आते हैं m इंटू m प्लस 6 को भी हम लोग 25 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारे पास कितने आ जाएंगे 5। देखिएगा ऑप्शंस है 5। यस, ऑप्शंस नंबर है आपके पास राइट आंसर ए। एक दुकानदार क्रय मूल्य से, आप सोच रहे होंगे कि वहां पे कैसे 5 ले दिए, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, भाज्य इक्वल होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, तो प्लस में जो आया वो शेषफल आपका है। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है। अजय ने 728 रुपये में कमीज को खरीदा है, तो उस कमीज का क्रय मूल्य क्या था ये हमें बता देना है। चलिए क्रय मूल्य हम लोग बता देते हैं। पहले तो हम लोग इसका अंकित मूल्य फाइंड करना होगा। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएंगे, मार्क प्राइस हमारे, क्रय मूल्य हम लोग एक्स ले लेते हैं, तो एक्स क्रय मूल्य यहाँ पे लिखा था गुने कितना बढ़ाता है 60% अधिक करता है मतलब 160 बट्टे 100, कितने हो जाएंगे 160 एक्स बट्टे 100 हो जाएगा मार्क प्राइस हमारा। अब 35% की छूट देता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस पे 35% छूट देता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, मार्क प्राइस इंटू होता है 100 माइनस 35% छूट देता है बट्टे 100। मार्क प्राइस कितना हमारा 160 एक्स बट्टे में 100 गुन्ने कितने हो जाएंगे 35 में से 100 में से 35 65 हो जाएंगे और बट्टे में 100। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे हम लोग के पास 10400 एक्स हो जाएगा, अपॉन में कितने रह जाएंगे तो 100 और 2 जीरो। ठीक है, अब इसको काट देते हैं हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, यानी कितने हो जाएंगे हमारे पास 1.04 एक्स हो जाएगा। इतना तो होगा हमारे पास। अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो है यही जो है ये किसके बराबर है, क्योंकि यही जो सेलिंग प्राइस निकला है 1.04 एक्स जो है वो 728 के बराबर है दोस्तों। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है 728 बटे 1.04 और इंटू में कितने हो जाएंगे 100। क्यों, बिकॉज ये डेसिमल हटाइएगा तो 100 चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए, इससे कितने टाइम्स में कटेंगे, तो ये 7 टाइम्स में और 2 जीरो है 700, यानी एक्स की वैल्यू हमारी 700। एक्स हमने क्या माना था, तो हमने क्रय मूल्य माना था, तो हमारा कितना क्रय मूल्य आ गया 700 रुपया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। अंकित मूल्य पर 1% की छूट देने के बाद लाभ हमें क्या होगा, ये हमें बता देना है। हम मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना 100 रुपया मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना तो 90 रुपया, क्योंकि 10% घट रहा है। देखिएगा अंकित मूल्य हमारा मार्क प्राइस 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस हमारा 90 रुपया। अब कह रहा है इस पे भी डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1% डिस्काउंट देता है मतलब 99 रुपया। तो लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट उसको जो हो जाएगा, प्रॉफिट जो होगा दोस्तों इसको कितना 99 में से 90 घटा लीजिए, कितना 9 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, बिकॉज विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा तभी तो आएगा इसका लाभ। लाभ प्रतिशत हम बता देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100 होता है, काटिए इसको 10 टाइम में ये कटेगा, यानी कितना आ गया 10% की उसको प्रॉफिट हो गई। ऑप्शन देखें 10%, यस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। कह रहा है एक व्यक्ति किस अनुपात में 11.10 रुपया प्रति केजी वाली दाल को 15 रुपये 20 पैसे प्रति केजी वाली दाल के साथ मिलाए ताकि मिश्रण की कीमत जो है 13 रुपये 20 पैसा प्रति केजी हो जाए। तो देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन के फॉर्म पे हम लोग बना देते हैं 11 इतना पर केजी है, ठीक है, दूसरा कितना है तो 15 20 रुपये केजी है। अब दोनों को मिक्स करके 13 रुपये 20 पैसा के पर से बेच रहा है, इसका निकालिए एलिगेशन, तो ये आ जाएगा 2, घटेगा तो सीधे 2 आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2.1, तो इसको पॉइंट हम लोग 0 डाल सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए जो हमारी रेशियो आई है वो कितना की आई है, इसको हटाइएगा इसे हटाइएगा तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा हमारे पास 21। मतलब हम बता सकते हैं कि हमारी जो रेशियो आई है वो 20 और 21 की आई है। देखिए है क्या 20 21, यस ऑप्शन नंबर आपके हैं राइट आंसर डी। कह रहा है 96 लीटर दूध
बेचकर एक व्यक्ति को 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 96 लीटर दूध बेच करके 24 लीटर के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो हम मान लेते हैं कि 1 लीटर का क्रय मूल्य कितना है? 1 लीटर का क्रय मूल्य 100 रुपया। तो 96 लीटर का कितना हो जाएगा? 96x हो जाएगा कि नहीं? लाभ कितना होता है उसको? तो प्रॉफिट आप बता देंगे 24x हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बताएंगे आप 24x बटे क्रय मूल्य मतलब 96 हो जाएगा इंटू 100 होता है। x से x काटिए, इसको काटेंगे हम लोग 4 से और 4 से 100 को काटिएगा 25, यानी प्रॉफिट परसेंट जो होंगी 25% आएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि क्रमिक युग्म दिया गया हमारा x प्लस वाई और 0 बराबर है 2x माइनस वाई हो, तो x का मान हमें बताना है कितना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल कितने 2 और x माइनस वाई इक्वल 0। यहाँ पे वाई कैंसिल यानी 2x बराबर कितने हो जाएंगे 2, यानी इसे काटिएगा तो x की वैल्यू हमारी 1। तो कितनी आ गई x की वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कह रहा है 30 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े 10 मीटर ऊंचे कमरे की अधिकतम लंबे खंभे की लंबाई जो कि कमरे में रखा जा सकता है, यानी क्या निकालना हमें? तो आप बताएंगे डायगोनल विकर्ण निकालने हमें। तो विकर्ण निकालने हैं, आइए घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो रूट अंडर में होता है दोस्तों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना दिया हुआ आपके पास? एल आपके पास है, हमें इसमें 200 निकालनी है खंभे की लंबाई। तो एल दिया हुआ 30 आपका 30 का स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ है 15 15 का स्क्वायर प्लस हाइट दिया हुआ 10 10 का स्क्वायर। चलिए 30 का कितना होता है 900, 15 का 225, 10 का 100 होता है। सभी को इंक्लूड कर देंगे 900 100 1000, तो यानी 1225। 1225 किसका होता है? तो अब बता देंगे 35 का होता है। 35 का स्क्वायर रूट देखिए 35 मीटर है क्या? यस 35 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है तब कौन इसमें ऑप्शन सही होगा? देखिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? cos थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वो किसके बराबर होता है दोस्तों? कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, होगा ना? तो हमें क्या निकला कि कॉस जो है ये साइन स्क्वायर के बराबर है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन के पावर 4 थीटा इक्वल में कितना हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कॉस है ना, तो यहाँ पे कॉस लिख लेंगे हम लोग और प्लस यदि हम लोग साइन स्क्वायर का कॉस है तो साइन के पावर 4 है मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? तो पहला ही था हमारा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, यानी हम लोग लिख क्या सकते हैं इसको साइन स्क्वायर प्लस साइन के पावर 4, साइन स्क्वायर प्लस साइन के पावर 4 इक्वल में 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है व्यंजन दिया हुआ हमारे पास कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तभी संभव है जब जब ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या रखते हैं दोस्तों? बी अपॉन 2 रख के देखते हैं क्या इस पे हो रहा है कि नहीं। देखिए जब ये रखेंगे तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन में कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2a स्क्वायर। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 5a स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा 4a स्क्वायर। इसे काटिएगा तो a कैंसिल, बच जाएंगे 5/4 बच जाएंगे। अब यदि हम लोग a की वैल्यू कितना ले ले b रखने पे, a की वैल्यू b रखने पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2a इंटू ए से कैलकुलेट करिएगा तो 2a स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, इसे काटिएगा तो 1 आ गया। तो आंसर्स क्या होंगे हमारे? ऑप्शंस नंबर हो जाएगा ए इक्वल बी। ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 140 प्लस साइन 90 का मान हमें क्या होगा ये बता देनी है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग
कि ये जो है cos 20 और प्लस cos 100, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 cos यहाँ पे हो जाएगा 100 और 20 ऐड कर देंगे तो 120/2 हो सकता है, इतना तो होगा। ठीक, और फिर यहाँ पे cos को हम लोग लेते हैं तो 100 में से यदि 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 होगा। 100 माइनस 20 घटाते हैं अपॉन 2, और प्लस लिखते हैं हम लोग cos 140 और प्लस में sin 90 का वैल्यू तो 1 होता है, 1 रखेंगे। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो 2 cos 60 डिग्री होगा, इसको डिवाइड करिएगा तो, और इनटू cos 40 डिग्री होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 80 का आधा 40, और माइनस में हो जाएगा हमारा cos 40 डिग्री और प्लस 1 रहेगा। आगे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू हो जाएगा cos 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री प्लस 1 रहेगा ही, तो ये हमारे पास आ गई है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल, मतलब बच क्या गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी करेक्ट। देखिए आगे, यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 मूल अल्फा और बीटा हो तो समीकरण जिनके मूल्य अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1 हो है तो कौन सा इसमें इक्वेशन होगा, ये हमें बतानी होगी। कौन सा इक्वेशन होगा, तो आपको पता है कि जब सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 है तो इसके मूल जो है क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, मूल जो है अल्फा और बीटा है। देन हम लोग करेंगे क्या कि अल्फा इक्वल क्या होगा, -a प्लस हो जाएगा, माइनस क्यों, बिकॉज ये बी के वैल्यू पे है ए, इसी का -a फॉर्मूला ही होता है -b से, रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4a और c होगा, अपॉन में कितना रहेगा 2a होता है, 2a a कितना है तो c यहाँ पे है a के वैल्यू। ठीक, अब बीटा की वैल्यू निकालिएगा तो ये भी सेम वही कंडीशन होगा, -a माइनस में रहेगा रूट, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4ac, अपॉन में क्या लिखेंगे 2c। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा हमारा कि अल्फा के पावर -1, ओके ना, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 1/अल्फा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल, और इसको भी सेम वही 1/बीटा लिख सकते हैं जब इन्वर्स रहता है तो। ठीक है, उसी को बस लिखना है तो यानी 2c ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए इसे करेंगे अल्फा के पावर -1 वाले को तो हम लोग लिख सकते हैं 1/अल्फा लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2c, अपॉन में कितने हो जाएंगे, माइनस में a प्लस हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस में 4ac होगा। वैसे ही b का लिखेंगे, बीटा का -1 यानी 1/बीटा होगा, इसे भी लिखेंगे 2c, अपॉन में कितने हो जाएंगे -a और प्लस हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना। तो आप देखें कि अल्फा के पावर -1 तथा बीटा के पावर -1 वाले समीकरण हमारे जो होंगे वो कौन से आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में हो जाएगा हमारा, देखिए इसे इरेज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के पावर -1 बीटा प्लस बीटा के पावर -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा के पावर -1 इंटू बीटा के पावर -1 इक्वल 0 होगा। इसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा 2c, अपॉन में कितना लिखेंगे -a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 4ac होगा, प्लस लिखेंगे 2c, अपॉन में सेम वही कंडीशन -a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा, इंटू में x रहेगा, और प्लस हम लोग लिखेंगे 2c, अपॉन हो जाएगा -a प्लस ए स्क्वायर रूट में और -4bc, प्लस लिखेंगे हम लोग, प्लस नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2c अपॉन में हो जाएगा -a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 4bc, होंगे इतने इक्वल में 0। तो आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस
माइनस में 4ac अपॉन में आ जाएंगे a माइनस 4bc, ये हो जाएगा इंटू एक्स, प्लस हो जाएगा 4c² अपॉन में लिखेंगे हम लोग a² माइनस 4bc, है ना। आगे लिखिएगा आप तो कितने आ जाएंगे, x² माइनस 4ac अपॉन में 4bc इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 4c² अपॉन में हो जाएगा 4bc इक्वल 0 होगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या कि x² प्लस a अपॉन बी एक्स हो जाएगा और प्लस c अपॉन बी इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसे एलसीएम ले लेंगे b, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास bx² प्लस ए एक्स और प्लस सी अपॉन कितने हो जाएंगे b इक्वल 0। क्रॉस मल्टीपल कर दिएगा तो bx² प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल 0 हो जाएगा ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गए bx² प्लस ए एक्स प्लस सी, ये कहाँ पे है, bx² प्लस ए एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि ए बी सी डी वृत्त समानुपात हो तब ये जो दिया हुआ है इसका मान क्या होगा, ये हमें बता देने होंगे। समानुपात कहने का मतलब ए जो है ए के बराबर, बी जो है ए आर के बराबर, ए जो है ए के बराबर, बी जो है बी आर के बराबर, सी जो है दोस्तों ये किसके बराबर होगा, ए आर स्क्वायर के बराबर, डी जो होगा ए आर क्यूब के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपन बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू, इसको हम लोग लिखेंगे सेम यही कंडीशन से, यहाँ पे लिखते चलिए इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन में है बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी क्यू, यही है ना। बस यहाँ पे रखते हैं हम लोग ए क्यूब प्लस ए आर क्यूब प्लस हो जाएगा ए आर स्क्वायर का क्यूब अपॉन में कितने हो जाएंगे हमारे ए आर क्यूब प्लस हो जाएगा ए आर स्क्वायर का क्यूब प्लस हो जाएगा ए आर क्यूब का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपके पास हो जाएंगे ए क्यूब प्लस में हो जाएगा ए क्यूब आर क्यूब होगा प्लस में ये कितने हो जाएंगे ए क्यूब हो जाएगा और आर के पावर कितना हो जाएगा 2×6 हो जाएगा, अपॉन में कितने हो जाएंगे ए आर क्यूब प्लस ये हो जाएगा ए क्यूब R6 प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर और R6, कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 है, ये 3 हो जाएगा, 3×3=9, ये 9 हो जाएगा। अब देखिए जो कटने वाले हैं उसे हम लोग काटेंगे। ठीक, काटिए इसको, अब काटिएगा तो आपके पास बचेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तीनों में ए दिख रहा है, तीनों में ए कॉमन ले लीजिए, तो ए क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर क्यूब प्लस R6 बचेगा यहाँ पे, अपॉन में क्या कॉमन कर लेते हैं ए क्यूब प्लस आर क्यूब को, तो बचेगा 1 प्लस आर क्यूब प्लस आर के पावर 6, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गए कि ए क्यूब अपॉन में बचेंगे ए क्यूब और आर क्यूब बच गए, यानी हम लोग लिखेंगे कि ए क्यूब जो थे हमारे ए क्यूब तो पूरे कट गए यहाँ से, ए अपॉन ए आर क्यूब, है ना। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू ए है और ए आर क्यूब का वैल्यू क्या था डी है, तो ए अपॉन कितना आ गया हमारे पास डी आ गया, ए अपॉन डी। देखिए है क्या ऑप्शंस में ए अपॉन डी, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास है राइट आंसर बी करेक्ट। चलिए आगे देखेंगे, दी गई आकृति यहाँ पे एम और एन दो विभिन्न भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो एक्स बराबर दिया है 55 डिग्री, एक्स 55 दिया है ये वाली, वाई 120 है, तो हमें क्या बताना है कि क्या ये एम और एन पैरेलल होगा, क्या बताइएगा पैरेलल होंगे या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम बता देंगे कि पैरेलल कब होता है, जब ये दोनों का सम जो होगा ना 180 होना चाहिए। ठीक है, एक्स और प्लस वाई की जो सम होनी चाहिए वो क्योंकि संगत कोण है तो ये दोनों की 180 होना चाहिए। तो देखिए 120 है यहाँ 55 60 होना चाहिए था, तो ये तो हमारा क्या है, ना ही इस पे लंब है और ना ही एक दूसरे के पैरेलल, ना तो हमारा इस पे परपेंडिकुलर है ना ही ये पैरेलल हो पा रहा है, ए और बी हो ही नहीं रहा है, यानी ऑप्शन बच गया बस इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा।
लिए 2 क्षेत्रों के आयतन का अनुपात दिया हुआ 8 और 27। यदि r और कैपिटल R क्रमशः गोले की त्रिज्या है, r माइनस आर इज टू स्मॉल r हो, तब कौन सा इसमें रेशियो सही होगा, ये बताने हैं। तो देखिए क्या होता है, स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R का क्यूब हम लोग कर देते हैं बराबर 8/27। ये क्यूब क्यूब रूट में चला जाएगा, r अपॉन कैपिटल R, तो 8 और 27 का क्यूब चला गया, तो 8 का कितना हो जाता है 2 और 27 का 3 होता है, मतलब स्मॉल r 2 और कैपिटल R 3 आ गया। तो ये हमारे पास है, बट कह रहा है कि कैपिटल R में से स्मॉल r घटाइए, कैपिटल में से 3 में से 2 तो 1 और स्मॉल r कितना है 2, यानी रेशियो जो आएगी हमारी 1 और 2 की रहेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन आपका। एक्स निर्देशांक क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, आप समझ रहे होंगे कि ये जो है एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, तो इसमें बताइए एक्स निर्देशांक जो ये है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों भुज कहते हैं। ठीक है, देखिए एक द्विघात बहुपद जिसके मूलों का योग 0 मतलब शून्य है तथा एक मूल्य 4 है, तो वह बहुपद कौन सा होगा, कौन सा होगा बहुपद इसमें, आइए देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 0 दिया हुआ है, 4 प्लस बीटा इक्वल 0 हम लोग लिख लेंगे, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 4 और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा कोई भी इक्वेशन, हमारा इक्वेशन यही ना होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा, बस यहाँ पे रखिए सभी का वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस में ये तो हमारे पास 0 है, तो 0 रख दीजिए यहाँ पे, यानी 0x हो जाएगा, और प्लस में ये 4 और इंटू हो जाएगा माइनस में 4, तो कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, ये वाली तो 0 हो गई, 4 चौके 16 मतलब माइनस में 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16, देखिए है क्या ऑप्शन में, तो यस ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर ए करेक्ट हो गए। अगला जो सब्जेक्ट आता है वो है विज्ञान। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, कौन है, तो आंसर बताएंगे संचारण। देखिए क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो आंसर बताएंगे निम्न तापमान से संबंधित है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था किनके द्वारा, आंसर बताएंगे हाइगेंस के द्वारा किया गया था। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तब यह एक समान से डैश चलेगा, एक समान डैश से चलेगा, किससे चलेगा, तो आंसर बताएंगे एक समान त्वरण से चलेगा, आंसर सी होगा। देखिए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो आंसर बताएंगे यह कांच से होकर जब गुजरेगी तब क्या होगी, सबसे कम होगी। जब 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, वही रहेगा, पहले कमेगा पहले घटेगा, क्या होगा बताइए, तो आंसर बताएंगे पहले कमता है और बाद में बढ़ता है, आंसर से यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, किसके कारण बताइएगा, तो आंसर बताएंगे यह होता है केशिकत्व क्रिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा केशिकत्व। आगे देखेंगे मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है, मोटर कार में जो पश्च दृश्य मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन से मिरर का उपयोग करते हैं हम लोग, तो आंसर बताएंगे वो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग, आंसर डी करेक्ट होगा उत्तल दर्पण। तड़ित चालक निर्मित होते हैं किससे, तड़ित चालक किससे निर्मित होते हैं, आंसर बताइएगा तांबे से होते हैं। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क, क्या है क्वार्क है। निम्नलिखित में सबसे अधिक परिस्थितिक अनुकूल ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आंसर बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ईसीजी का उपयोग, ईसीजी का प्रयोग डैश व्याधि के निदान निदान के लिए होता है, तो ईसीजी का बताइएगा मस्तिष्क के लिए, आंसर सी बताएंगे। ईसी जो है पूर्ण आंतरिक, ईसीजी बता दें आपको दोस्तों, यह तकनीकी की मदद जो है
मस्तिष्क की गतिविधि के आधार पर मानसिक अवस्था और सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन है? इनका नाम है वैक्वेरल। क्या नाम है? वैक्वेरल। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। आगे है विद्युत इस्त्री। विद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि यह ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। आंसर डी होंगे करेक्ट। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। आंसर ए होगा। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, क्या होते हैं? आंसर बताएंगे सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। HCl H3 COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है, क्यों है? तो आप बता देंगे यह इसलिए है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? इसको आप सेवन करिएगा तो अंधापन आ सकता है, तो आंसर बताएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। CH3OH को लेने पे जो है मिथाइल अल्कोहल इसका नाम है, यह जहरीली अल्कोहल होती है, इसे लेने पे अंधापन हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? आंसर बताएंगे साइकस। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। सामाजिक अध्ययन में हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था, कहाँ पर हुआ था यह? आंसर बताएंगे मुजफ्फरपुर में। कब हुआ था? तो आंसर बताएंगे 1908 में हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। आंसर सी करेक्ट होंगे, दादा भाई नौरोजी। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। कब किया गया था? 1829 में किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी करेक्ट। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज को उत्तोलन करने वाले मैडम बीकाजी कामा। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, मैडम बीकाजी कामा। इन्होंने कहाँ पर जाकर के दोस्तों? जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को ही इन्होंने पहली बार फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण हुआ था, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? कब हुआ था लखनऊ समझौता? 1916 में हुआ था, 31 दिसंबर को। तो बाल गंगाधर और तिलक थे उसमें। 1857 में शुरू होने वाले प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन था बताइए? तो आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता में, और दूसरा बम्बई में, तीसरा मद्रास में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1929 में। दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किनके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। आंसर सी करेक्ट होगा। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था, कब? चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। आंसर बी करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, तो आंसर बताएंगे लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था जो। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे किए थे 1951 को।
बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 7.84%। कितना? 7.84% है। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। आंसर ये करेक्ट होगा। भारत के सबसे ऊंची शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने सालों का होता है? कितने सालों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन इनका 1/3 सदस्य प्रति 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर बताएंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। आंसर सी करेक्ट होगा। कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह सम्मानित किया है? राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह सम्मानित किया है? फिनलैंड। बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किए थे? यह किए थे 25 दिसंबर 1899 को किए थे। अब देखिए आगे आता है हम लोग का रीजनिंग। क्वेश्चन है इसमें क्या कि ए के पास ई से ज्यादा लेकिन बी से कम पैसा है, सी के पास डी से ज्यादा लेकिन ई से कम पैसा है, इनमें सबसे धनी कौन है? सबसे धनी कौन है? देखिए, तो कह रहा है कि बी से कम, ई से ज्यादा। ठीक है, बी से कम है इसके पास, बी के पास जो है ए से तो ज्यादा है लेकिन ई से कम है। ठीक है, ई से भी ज्यादा है ए के पास। ठीक, अब कह रहा है कि आगे कि सी के पास डी से ज्यादा लेकिन ई से कम पैसा है, ई से कम पैसे हैं लेकिन डी से ज्यादा। तो बताइएगा इसमें सबसे धनी कौन हुआ? सबसे धनी ये बी, ऑप्शन नंबर ए है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में ओशन को ऐसे लिखा गया है, उसी कूट भाषा में रिवर को कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे ना लिखा गया है अल्फाबेट के माध्यम से, क्या ऐसा नहीं, ओ के बाद पी, ई के बाद ई, मतलब क्या किया गया है 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ाया गया। तो हम लोग भी बढ़ाते हैं। 18 पे होता है मतलब 19 एस चाहिए। आई 9 पे होता है, 9 के बाद 2 बढ़ा दीजिए, 9 2 11 मतलब के होता है। फिर भी 22 पे होता है, 22 और 3 कितने होते हैं? 25, 25 वाई होता है। ई 5 पे होता है, 5 और 4 9 मतलब आई होगा। तो आपके पास कौन कौन कट गए? तो आप बताएंगे ये कट गया, एस के वाई आई ये भी कट गया। अब बच के 2 ऑप्शन। अब है लास्ट 18 पे होता है, 18 और 5 कितने होते हैं? 23, 23 पे डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या बच गया? बस बी, राइट आंसर बी करेक्ट हो गया। देखिए, प्लस का अर्थ है घटाना, यहाँ पे सीधे हम लोग लिखते हैं प्लस का अर्थ है घटाना। ठीक है, गुना का अर्थ है भाग देना, भाग दे देते हैं यहाँ पे। फिर कह रहा है कि भाग का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ है जोड़ना। और माइनस का अर्थ है गुना करना, गुना कर देते हैं। 12 से काटिएगा तो 20 टाइम में, और 20 छक्के 120, 120 में 42 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 2 और 4 2 6, 162 में से 29 घटा दीजिएगा, 133 आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक फोटोग्राफर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है, राजेश एक लड़की से कहता है क्या? कि वह मेरे पिता, यह इसके पिता की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी कहने का मतलब बहन, यानी लड़का जो है राजेश उस लड़की से कैसे संबंधित है? उसका भाई होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। आरेख में चुनना है सबसे अलग कौन है? खेल कूद, फुटबॉल और बेसबॉल। तो आपको पता है खेल कूद के अंदर ही बेसबॉल और फुटबॉल आता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प को हमें चुनना है जो आगे आने वाला, डी के बाद सी, ओ के बाद डी, है ना? ऐसे करा गया है, मतलब सीधे से आप ये जो लिखा गया है इसका अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सजा दिया गया। तो हम लोग भी इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सजा देंगे। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा? एल आएगा। ए बी एल किस में है? तो ए बी एल इसमें नहीं, ए बी एल इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर सीधे सी बता दीजिए आप। अब देखिए कथन है हमारे पास, कह रहा है सब सभी बल्ब ट्यूब है। सभी बल्ब जो है ये क्या है? ट्यूब है। सभी बल्ब ट्यूब है। कुछ बल्ब गिलास है, कुछ बल्ब जो है ग्लास है। कह रहा है अब निष्कर्ष है कोई बल्ब ट्यूब नहीं है, कोई भी बल्ब ट्यूब नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ गिलास बल्ब है, हाँ बिल्कुल है। मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष दो निकला, यानी आंसर आप बता देंगे केवल निष्कर्ष दो सही है। देखिए, हमें बताना है उस संख्या का चयन करना है जो खाली स्थानों पे भरी जाएगी। तो 9 से 10, 10 से 13, 13 से 24, 24 से 37,
66, 97 तो आगे क्या आएगी? देखिएगा यहाँ पे 3 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे कितना 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना 29 का डिफरेंस है, यहाँ पे 31 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आने वाला है? देखिए यहाँ से यहाँ तक का 2 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक 8 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का 2 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का 16 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का कितना 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 16 दूना 16, 8 दूना 16 और 8 तिया 24, यहाँ पे 24 मतलब इसमें 24 जोड़ देते हैं हम लोग, 24 तो कितने हो जाएँगे इसमें हमारे 5 और 5 55 मतलब 55 हमें यहाँ पे आगे बढ़ाना है, 55 आगे बढ़ाना है 97 में, तो 97 में 55 जोड़ लीजिए, 7 5 12 लास्ट में 2 आना चाहिए, ये कटेगा, ये भी नहीं, बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है उसका निर्देश है कि उम्मीदवार को पहला कंडीशन में कह रहा है कि ए कम से कम 60% अंक के साथ प्रथम श्रेणी में एचएससी परीक्षा पास करना होना चाहिए, बी में कह रहा है कम से कम 55% अंक के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए, सी में कह रहा है कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा कोई भी डिग्री कोर्स का जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। डी में कह रहा है क्या 1-1-2014 से लेकर के 14 को जो है 22 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि सभी संतुष्ट शर्तें हैं तो पहला कह रहा है कि ऊपर में जो बी दिया है लेकिन स्नातकोत्तर तो है, मामला किनको जाएगी कार्यकारी निदेशक यानी ईडी को भेजा जाएगा। यदि वो सी पर लेकिन मुख्य विषय में किसी एक रूप में कंप्यूटर विज्ञान में है, मामला उपाध्यक्ष मतलब बीजी को भेजी जाएगी, बीपी को। तो प्रश्न है मालती ने एचएससी पास किया है और दोनों तृतीय श्रेणी में स्नातक पास किया है, उसके पास कंप्यूटर की डिप्लोमा है और उसकी उम्र 24 साल है। दोस्तों ये सब 22 साल वाले चाहिए और ऊपर से ये क्या कह रहा है कि 22 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट श्रेणी वाला चाहिए, ये तो तृतीय श्रेणी वाला तो इसको तो चुना ही नहीं जाएगा और इस यह जो है लेकिन ये 25,000 देने के लिए तैयार भी है। देखिए तो आंसर्स क्या हो जाएगा? यह उम्मीदवार चयन करने के पात्र नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। नीचे दिए गए प्रश्न का दावा और कारण देखना हमें क्या है? क्लर्क कह रहा है क्या मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरा वेतन कब मैनेजर कहता है कि ठीक है मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगी कि मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊंगा। दूसरा क्या कह रहा है श्रीमान जी क्या आपने अपनी पत्नी से आपसे यह नहीं कहा कि कुछ काम भी कर लिया करो। तो आंसर्स क्या होंगे हम लोग का? आंसर्स इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल कथन एक उपयुक्त है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।